24 अगस्त 2021। पेगासस से तो मोदी जी ने हम भारतीयों की जासूसी करा ली। ढके छुपे ये तर्क भी भाजपा संघ और मोदी भक्तों की ओर से आया कि जासूसी तो जरूरी है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। जासूसी में कोई कायदा कानून नहीं चलता है, लेकिन वहां नहीं चलता जहां भारत का संविधान नहीं है। अगर आपके जिले में LIU यानी पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाले भी अगर आपके पीछे पड़ते हैं तो उनके दफ्तर में इसके लिए बाकायदा लिखित में अनुमति रहती है। फोन टैपिंग जिसे कि इंटरसेप्शन कहते हैं, उसके लिए भी पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होती है, भले ही उसे ना बताया जाए जिसकी फोन टैपिंग करनी है। पेगासस पर इनडायरेक्टली तो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में मान चुकी है कि उसने बदमाशी की, लेकिन तुषार मेहता ने फर्जी कहानियां सुनाकर इस बदमाशी को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सीन फिर भी बहुत बदलने वाला नहीं है। पेगासस में जिस तरह से मोदी सरकार अपने ही घर में जासूसी कर रही है, ये जरूर देखना चाहिए कि मोदी सरकार असल में कितनी बड़ी जासूस है, मोदी जी कितने बड़े शर्लक होम्स हैं। मगर ये पता कैसे चले? इंटरनेट के जमाने में सबसे खतरनाक चीज है आर्काइव। आर्काइव यानी कि कंटेम्परेरी हिस्ट्री, जिसमें कि बाकायदा दिन और तारीख के साथ इन पानी के पैजामों की हर हरकत चेक और रीचेक की जा सकती है। हमने इसी के जरिए मोदी सरकार की जासूसी की जितनी भी औकात है वो चेक की है। कोशिश की है कि इसमें से इनके पूरे 7 सालों के कार्यकाल में हुई जासूसी का हिसाब किताब आ जाए, और ये जासूसी देश को बाहरी खतरों से बचाने के लिए होनी थी, जिसका कि हम आप सब लोग इनको अपनी जेब से पैसा देते हैं कि लीजिए और ढंग से निगहबानी कीजिए। मगर क्या मोदी सरकार ने ऐसा किया? आइए देखते हैं। क्योंकि अभी अफगानिस्तान का मुद्दा चल रहा है तो हम शुरुआत भी इसी से करते हैं। हम सब ने देखा कि कैसे तालिबानियों ने महज 10 दिनों में काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान एक के बाद एक शहर जीतते चले आ रहे थे, मगर मोदी सरकार को हवा तक नहीं थी। ये पर्दे के पीछे वहां तालिबानियों से बात तो कर रहे थे, जो कि अभी भी चल रही है, मगर इनके जासूसों ने इन्हें ये तक नहीं बताया कि भाई वहां पर अपने 2000 से भी अधिक भारतीय फंसे हुए हैं। तालिबान अगर ये कह रहा है कि वो भारत को नहीं छुएगा तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि अंबानी जी की एक दुकान है, उसका मानना है कि ये पूरी तरह से जासूसी विफलता है, इंटेलिजेंस फेल्योर है। काबुल में हमारे ढेरों फैक्ट्री वर्कर फंसे थे। यूपी के गाजीपुर, गाजियाबाद, उत्तराखंड के देहरादून और दिल्ली समेत कई इलाकों से लोग अफगानिस्तान में काम के मकसद से वहां पर गए हुए थे, मगर इनके सुपर जासूस अजीत डोवाल को हवा तक नहीं लगी कि इनकी जासूसी की विफलता के चलते आज हजारों भारतीयों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। सवाल है कि क्या पेगासस का प्रयोग वहां अफगानिस्तान में करना जरूरी नहीं था? आखिर मोबाइल फोन तो तालिबानी भी रखते हैं, और पेगासस को पूरी तरह से इन्हीं जैसे लोगों से निपटने के लिए तैयार किया गया है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO का दावा है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के पहले से लेकर अभी आज की तारीख तक मोदी सरकार की सारी खुफियागिरी वहां फेल रही है, और हम सब ने इनको इसी काम के लिए जो पैसे दिए थे वो डांड गए हैं। ये रही इन पानी के पैजामों की हालिया खुफियागिरी। अफगानिस्तान से ही जुड़ा हुआ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में इनकी खुफियागिरी की जो जो नाकामियां हैं वो तो अनगिनत हैं, और इसमें फेल होने की बीजेपी सरकार की भरी पूरी परंपरा रही है। इसी का सम्मान इन दिनों मोदी जी कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जो कारगिल युद्ध हुआ और वहीं से इनकी जासूसी में फेल होने की जो परंपरा की नींव पड़ गई, उसी को ये अब फॉलो कर रहे हैं। कारगिल युद्ध पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल्योर था। पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी हमारे कारगिल जिले तक चढ़ आए और इनको हवा तक नहीं लगी। इस वीडियो में हम खुफियागिरी की नाकामियों की बाकायदा सबूत और डेटा के साथ वजह बताएंगे। पहले जान लेते हैं कि कैसे इस मसले पर मोदी सरकार की सारी खुफियागिरी धरी की धरी रह गई है। 2 विदेशी पत्रकारों एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क की किताब स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द रॉ एंड ISI का प्रकाशन जगन्नॉट ने किया है। पत्रकारों ने दावा किया है इसमें कि पठानकोट के पुलिस अधिकारियों ने ही सुनसान रास्ते की पहचान की थी, जिसका इस्तेमाल आतंकवादियों ने हथियार, ग्रेनेड, मोर्टार और AK-47 छुपाकर रखने के लिए किया था। भारतीय सेना की वर्दी पहने बंदूकधारियों का एक दल भारत पाकिस्तान पंजाब सीमा पर रावी नदी से होते हुए भारत के हिस्से की तरफ आया और यहां कुछ वाहनों पर कब्जा करके पठानकोट एयरफोर्स बेस की ओर बढ़ गया। इसके बाद एक दीवार को पार करते हुए वो आवासीय परिसर की ओर बढ़े और यहीं पर पहली गोलाबारी शुरू हुई।
4 हमलावर मारे गए, भारतीय सुरक्षा बल के 3 जवान शहीद हो गए। इसके एक दिन बाद आईईडी विस्फोट में 4 भारतीय सैनिक और शहीद हो गए। सुरक्षा बलों को ये जानने में 3 दिन का वक्त लग गया कि अब हालात उनके नियंत्रण में हैं। मतलब कि आतंकवादी हथियार, ग्रेनेड, AK-47 और मोर्टार तक पठानकोट तक ले आए, और इसका पता ना तो मोदी जी को लगा और ना इनके जासूस करमचंद अजीत डोभाल को लगा। और अमित शाह तो खैर उस वक्त चुनाव में व्यस्त थे। इन्हीं हमलों से हम सबको बचाने को लेकर हम लोग पेट काट काट कर इनको टैक्स देते हैं। बहरहाल पठानकोट हमले को लेकर तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने माना था कि खुफियागिरी में चूक हो गई, और शायद वहीं से उनके मंत्री पद के अंत की कहानी भी लिखी जाने लगी थी, क्योंकि मोदी जासूस ने तो आज तक नहीं माना कि उसकी जासूसी में कुछ कमी रह गई। पठानकोट से सीधे चलते हैं पुलवामा की ओर, जहां सीधे सरकारी विभाग ही कह रहा है कि पुलवामा हमले के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेल्योर है। 14 फरवरी 2019 को यह हमला हुआ। अप्रैल 2019 में यह खबर आई कि सीआरपीएफ ने एक इंटरनल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि खुफिया एजेंसी ने कार से आत्मघाती हमले को लेकर कोई बात नहीं की थी, कोई बात नहीं कही थी। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। काफिले में 70 गाड़ियां शामिल थीं और उनमें कुल 2547 जवान सवार होकर के जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। हालांकि गृह मंत्रालय का अभी तक मानना है कि इसकी जासूसी में कोई कमी नहीं रही। अब क्या ये बताएंगे कि अगर जासूसी में कोई कमी नहीं रही तो हमारे 1-2 नहीं, एक साथ 40 जवान कैसे कम हो गए? आज तक इनकी एनआईए को ये नहीं पता चला है कि वहां 1-2 नहीं 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया। मगर भीमा कोरेगांव केस में, जहां देश की पिछड़ी उत्पीड़ित जातियों के हक की बात की जा रही थी, वहां इनकी एनआईए को ग्रेनेड और पता नहीं कौन कौन से विस्फोटक होने की सूचना मिल गई। हालांकि विस्फोटक तो इनको वहां भी नहीं मिले। इसी तरह से 28 जुलाई 2015 को पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस थाने पर आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 2 पुलिस वाले और 3 नागरिक मारे गए। इसमें भी आतंकी सेना की वर्दी पहनकर आए, भारी भरकम हथियार लाए, मगर मोदी जी और शाह जी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। हमने जो पैसा इनको सुरक्षा के लिए दिया, उससे ये चुनाव लड़ते रहे। और इन चुनाव में, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कि हिंदू और हिंदुत्व, जो कि ना तो सनातन धर्म में है और ना ही शैवों में, ये सबसे ऊपर रहे। हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली मोदी और शाह की सारी जासूसी खुद हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत बुरी तरह से फेल रही। 13 जून 2019 को आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रा के 18 दिन पहले अमरनाथ यात्रा के रूट पर बड़ा हमला किया था। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर फायरिंग की। इसकी चपेट में आम लोग भी आए। पुलवामा के बाद यह सुरक्षा बलों पर सबसे बड़ा हमला रहा। इस हमले में आधा दर्जन से अधिक भारतीय मारे गए। इससे पहले 10 जुलाई 2017 को आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया था। अनंतनाग में आतंकियों ने अमरनाथ यात्रियों की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत हो गई और 32 लोग घायल हुए। ये हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ते रहे और इनके इंटेलिजेंस फेल्योर के चलते बेगुनाह हिंदू, पूजा करने को जाते हुए पवित्र आस्था वाले हिंदू बेवजह ही मारे गए। जी हाँ, बिल्कुल बेवजह मारे गए। हिंदुओं की तो छोड़िए, मोदी, डोभाल और शाह की जोड़ी इतनी कच्ची है कि आतंकवादियों के हमले से ये लोग खुद के अपनी पार्टी के लोगों को नहीं बचा पा रही है। इसके बस में बस पत्रकारों की ही जासूसी बची है। हुआ यूं कि इसी महीने 9 अगस्त को इनके जासूसों को हवा तक नहीं लगी और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में बीजेपी के मेंबर, एक ग्राम प्रधान गुलाम रसूल दर और उनकी पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। कुलगाम के रिदवानी के निवासी रसूल सरपंच थे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। अनंतनाग में ही 12 जून 2019 को आतंकियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हमला करके 5 जवान मार दिए, मगर मोदी जी को हवा तक नहीं लगी। मोदी जी जब खुद बीजेपी वालों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी वालों ने खुद अपने लिए कुछ करने की ठानी। 20 जुलाई 2021 की बात है, यानी इसी साल की बात है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं इशफाक अहमद और बशारत अहमद ने खुद पर ही हमला कर लिया और हमला पूरी तरह से आतंकी हमले की तरह किया गया। ये लोग अपनी सुरक्षा बढ़वाना चाहते थे। पुलिस ने इनकी सुरक्षा पूरी तरह से बढ़ाते हुए तब फिर इनको उठा करके जेल भेज दिया। अब हो सकता है कि ये छूट आए हों। 5 जून 2018 को मोदी का इंटेलिजेंस फेल्योर देखा गया, जब
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना की पोस्ट पर रात में आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 जवान घायल हो गए। सैन्य शिविर पर हमले की पुष्टि करते हुए रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता राजेश कालिया ने कहा कि हाजन में राष्ट्रीय राइफल्स के शिविर पर 4-5 आतंकियों ने पहले ग्रेनेड फेंके और इसके बाद अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की ओर से इंटेलिजेंस फेल्योर की तो जैसा कि हमने शुरू में बताया कि बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से ही परंपरा शुरू हो गई थी, मगर चीन थोड़ी नई चीज है। हालांकि चीन की ओर तो मोदी सरकार परंपरा से भी 4 कदम आगे बढ़ गई और बजाय इसके कि अपना इंटेलिजेंस फेल्योर माने, वो कहने लगी कि कोई नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि चीन इन लोगों को अलग अलग बहाने से काफी चंदा देता है, और चंदा नहीं तो रिश्वत की चिंदियां मिलती हैं जो चीनी कंपनियां इनको देती हैं। शक दूर करना हो तो गुजरात जाकर के देख लीजिए, जहां एक तरफ से चीन ने कब्जा कर रखा है। गलवान घाटी में जब कब्जा हुआ तो 16 सितंबर 2020 को खुद अपने सांसद अनिल अग्रवाल के पूछने पर गृह राज्य मंत्री ने बताया पिछले 6 महीनों में इंडो चीन बॉर्डर पर कोई घुसपैठ रिपोर्ट नहीं की गई है। सितंबर के शुरुआती दिनों में पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर भारत और चीन की तरफ से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। भारत और चीन ने चेतावनी के तौर पर 100-200 गोलियां दागी थीं। नवंबर 2020 को खबर आई कि चीन ने हमारे डोकलाम में बस्ती और सड़कें बना ली हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि भूटान की सीमा के 2 किलोमीटर भीतर गांव बसाने के अलावा चीन ने उसी क्षेत्र में 9 किलोमीटर अंदर तक सड़क भी बना ली है। ये सब तो खैर सीमा पर हो रहा था, मगर जेब में पेगासस रखकर टहलने वाले मोदी जी को हवा तक नहीं लगी और चीनियों ने मुंबई में हमारी पावर ग्रिड को निशाना बनाकर उसे ठप कर दिया। अमेरिका के सांसद फ्रैंक पैलोन ने कहा कि अमेरिका को इस मामले में भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन पहले भारत के साथ मोदी जी तो खड़े हों। वो तो सिर्फ चुनाव में माइक के साथ या फिर बाकी दिनों में कैमरे के साथ ही खड़े पाए जाते हैं। 16 सितंबर 2020 को खबर आई कि चीन ने हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा 1963 के तथाकथित चीन पाकिस्तान समझौते के जो सीमा समझौता हुआ था, उसके तहत पाकिस्तान ने पाक अधिकृत कश्मीर में 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, भारतीय जमीन, अवैध रूप से चीन को सौंप दिया और इसकी हवा न मोदी जी को लगी और न इसको डोभाल को लगी। ये वही वक्फा है जब ये दोनों हम लोगों की पेगासस की जासूसी में लगे हुए थे। 15 जून 2020 को जब गलवान घाटी में हमारे 20 जवान मारे गए, तब भी इनको चीन की कोई हवा नहीं थी। साल 2017 में सिक्किम के साथ लगने वाली चीनी सीमा पर चीन ने सड़क बनानी शुरू की। ये बात इनको जासूसों ने नहीं, पत्रकारों ने बताई। चलिए माना कि पत्रकार मोदी सरकार के दुश्मन हैं, चीन मोदी सरकार का दुश्मन है, मगर अमेरिका की तो मोदी जी धो धो करके पीते रहे हैं। 7 अप्रैल 2021 इसी साल अमेरिका ने भारत पर हमले जैसी हरकत कर दी और मोदी जी को कोई हवा तक नहीं थी। आप लोग पता करिए कि 7 अप्रैल 2021 को ये फेंकू चौकीदार कहाँ था, क्या फेंक रहा था, जो इससे इतने बड़े हमले का पता ही नहीं चला। 7 अप्रैल को अमेरिका के नौसैनिक जहाज जॉन पॉल जोन्स DDG-53 ने लक्षद्वीप समूह के नजदीक 130 समुद्री मील पश्चिम में भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में एक युद्धक अभियान को अंजाम दिया। इनको हवा तक नहीं थी इस बात की। बात खुली तो 10 अप्रैल को पत्रकारों से बहाना बनाया गया कि अमेरिका ने इजाजत नहीं ली थी। अबे पानी पैजामों, हमला करने की कोई इजाजत नहीं लेता, घुसपैठ करने कोई इजाजत नहीं लेता है। हमें अपने आंख और कान खुले रखने होते हैं। मगर मोदी जी के आंख और कान शायद अंग अंग में और शायद अंग अंग में देश की सुरक्षा कम और चुनाव और झूठ ज्यादा घुसा हुआ है। अमेरिका हमारे सिर पर चढ़कर कहता रहा कि जिस इलाके में उसने युद्ध का अभ्यास किया वो उसका हक है। मतलब एक ओर से चीन, एक ओर से पाकिस्तान और अब एक ओर से अमेरिका इनका सारा पानी उतार दे रहा है, मगर ये आदमी कहता है कि ना कोई आया है ना कोई आया था। अमेरिका तो अमेरिका, नेपाल ने भी इनकी सारी जासूसी इनके कहाँ उठा करके रख दी है। हो सकता है कि पानी के ये पैजामे सुबह शीशे में देखते हों तो देख पाते हों। 14 अगस्त 2018 को नेपाल ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 7100 एकड़ 7100 एकड़ जमीन पर कब्जा जमा लिया है। ये सिलसिला अब भी तेजी से जारी है। मौजा ठाड़ी में 3000 एकड़ पर कब्जा नेपाल ने किया, मौजा रामपुरवा में 400 एकड़ पर कब्जा किया, मौजा परसौनी में 2300 एकड़, मौजा बलगनवा में 1400 एकड़ नेपालियों के कब्जे में है। इनमें ना तो इनके कोई जासूस कुछ बोले, ना इनकी जासूसी कुछ बोली और अभी तक इनकी सारी नेतागिरी भी कुछ नहीं बोली है।
क्योंकि इनकी नेतागिरी को सिवाय दंगा हो के अलावा कुछ और बोलना ही नहीं आता। खैर चलिए, माना कि ये सब विदेशी जमीन पे करना था, मगर ये तो अपने ही देश में बुरी तरह से फेल हुए हैं। देश के अंदर देश विरोधी गतिविधियों का पता लगाने का जिम्मा इसके पास है, अमित शाह के पास। जुलाई 2021 में असम और मिजोरम आपस में झगड़ पड़े, कई पुलिसकर्मी दो राज्यों के झगड़े में मारे गए और इसको अमित शाह को हवा ही नहीं थी। कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ही नहीं थी कि तनाव इतना बढ़ चुका है। उस अमित शाह के पास नहीं थी जो ताल ठोंक करके कहता फिरता है कि आओ हमसे संसद में सन 62 से लेकर अब तक के हुए हमलों पर बहस कर लो। इसको किसी इंटेलिजेंस यूनिट ने नहीं, बल्कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बताया और ट्विटर पर लिख करके बताया कि साहब आ जाइए, हम दोनों झगड़ रहे हैं, झगड़ चुके हैं। अब जरा देखते हैं कि पिछले 7 सालों में ये इंटेलिजेंस फिल्लोर आखिर हो क्यों रहा है। और डेटा बताता है कि ये पहले की सरकारों से कहीं ज्यादा हो चुका है। मनमोहन सिंह की सरकार में ज्यादा और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से तो और भी बहुत ज्यादा। दरअसल मोटा कमीशन पाने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में मोदी सरकार ने आते ही जो सबसे पहला काम किया वो ये कि रक्षा बजट में से रक्षा खरीद बजट अलग कर दिया। अब आप 2014 से अब तक का रक्षा बजट देखेंगे तो पाएंगे कि रक्षा खरीद बजट तो हर साल बढ़ाया गया, मगर रक्षा बजट लगातार कम किया जा रहा है। तो जो पैसे हमें जासूसी और सुरक्षा के कामों में खर्च करने थे, उसको मोदी सरकार ने रक्षा खरीद बजट जैसे कमीशनबाजी के काम में लगा दिया। तो अब हमारे सैनिकों के पास ना तो ढंग के कपड़े हैं, ना ढंग के जूते हैं, ना ढंग का खाना है, ना ढंग की मशीनें हैं। ऐसे में जासूसी पर तो असर पड़ना ही था। जिनके लिए देश की सुरक्षा कमीशन खोरी से तय होती हो, वो सिर्फ पेगासस जैसे टुच्चे और सस्ते काम ही कर सकते हैं। यही इनकी औकात है।